हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिक लॉजिक को जो है वो समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखो, न्यूमेरिक लॉजिक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा बहुत आपको जो है वो क्वांट्स का भी जो है वो यूज हो सकता है। कई बार आपको जो है वो ये इसको बेसिकली आप एक तरीके से लोअर वर्जन ऑफ क्वांट बेस्ड एलआर जो होता है वो कह सकते हो। सारे क्वेश्चंस में जो है आपको क्वांट्स नहीं अप्लाई होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जनरली बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से जरूर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो। द क्वेश्चन सेज देयर आर 3 सोसाइटीज A, B and C having some tractors each. A gives B and C as many tractors as they already have. मतलब B और C के पास जितने ट्रैक्टर्स पहले से प्रेजेंट थे ना, उतने ही जो है वो A ने उनको जो है वो दे दिए हैं। आफ्टर सम डेज B gives A and C as many tractors as they have, यानी कि अगेन B ने भी सेम काम किया। कुछ टाइम के बाद B ने जितने ट्रैक्टर A और C के पास अलग से इंडिविजुअली प्रेजेंट थे उतने B ने उनको और दे दिया, यानी कि B के देने के बाद A के ट्रैक्टर्स भी जो है वो डबल हो चुके होंगे, C के भी जो है वो डबल हो चुके होंगे। आफ्टर सम डेज C gives A and B as many tractors as they have, अगेन C ने भी सेम काम किया। फाइनली each has 24 tractors. What is the original number of tractors each had in the beginning? अब अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं यहाँ पर? टोटल 3 बार ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब इनिशियली A, B एंड C के पास कुछ ट्रैक्टर्स रहे होंगे इनिशियल लेवल पर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ जहां पर A ने जो है वो B और C के ट्रैक्टर्स को एक तरीके से डबल कर दिया, फिर B ने A और C के ट्रैक्टर्स को डबल कर दिया एंड फिर फाइनली C ने जो है वो A और A और B के ट्रैक्टर्स को डबल कर दिया। तो टोटल 3 ट्रांजैक्शंस हैं एंड A जो है वो, मतलब ये जो फर्स्ट वाला मैंने एरो डाला है वो इनिशियल लेवल पर यहाँ पर A और B C के पास प्रेजेंट होगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। आप ऑप्शन अप्रोच से भी जो है वो जा सकते हो, या फिर आप जो है वो एक्स वाई लेट करके भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक्स एंड वाई लेट करने का जो सजेशन है वो नहीं दूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आप चीजों को पीछे की तरफ से देखना स्टार्ट करो। यानी कि आप फाइनली देखो, फाइनली ईच हेड हैज 24 ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो फाइनल लेवल पर सब चीजें हो जाने के बाद सबके पास कितने ट्रैक्टर्स प्रेजेंट है भाई? 24 प्रेजेंट है। करेक्ट। इन सब टाइप के क्वेश्चंस को जैसा हम लोगों ने वेन डायग्राम में आपको बताया था, पीछे से आप रीड करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को, तब जाकर के आप ज्यादा इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अब जस्ट ये फाइनल अप्रोच में आने से पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? C gives A and B as many tractors as they have, यानी कि इस लास्ट वाले ट्रांजैक्शन से जस्ट पहले A और B के पास हाफ हाफ ट्रैक्टर्स रहे होंगे, जिसको कि C ने उतने ही नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दे करके डबल कर दिया है। यानी A के पास 24 का आधा यानी कि 12 ट्रैक्टर्स होंगे, B के पास भी 12 ट्रैक्टर्स होंगे। तभी तो C ने उसको जो है A और B को उतने ट्रैक्टर्स दे दिए जितने कि A और B के पास पहले से प्रेजेंट थे। तो C के पास कितने ट्रैक्टर्स होंगे भाई? C ने A को 12 दिए हैं, B को 12 दिए हैं और C के पास लास्ट में 24 बच जाते हैं। इट मींस कि C के पास इस ट्रांजैक्शन से पहले कितने ट्रैक्टर्स होंगे? 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 48 ट्रैक्टर्स C के पास प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखो इससे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में देखो, इससे ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में मुझे बोला गया है दैट इससे पहले B ने क्या किया था? B ने A के पास जितने ट्रैक्टर्स हैं उतने ही दे दिए हैं एंड C के पास जितने ट्रैक्टर्स हैं उतने ही दे दिए हैं। तो देखो ऑब्वियस चीज है, A और C का जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है वो डबल हुआ है थर्ड ट्रांजैक्शन में। तो सेकंड ट्रांजैक्शन से में इनके पास लास्ट में कितना ट्रैक्टर बच रहा होगा भाई? 6 A के पास बचा होगा, तभी तो B ने उसको जितने थे उतने और दे करके उसको डबल कर दिया। करेक्ट। C के पास जो है वो 24 ट्रैक्टर्स रहे होंगे, तभी जाकर के जो है वो B ने उसको 24 और ट्रैक्टर्स दिए तो 48 हो गए। तो B के पास कितने रहे होंगे लास्ट, मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसके पास 12 हैं और उससे पहले ट्रांजैक्शन में उसने 6 A को दिया है, 24 जो है वो C को दिया है। इट मींस कि 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 12 42। तो B के पास जो है वो 42 रहे होंगे। ओके, एंड जस्ट इस वाले ट्रांजैक्शन से पहले A ने जो है वो B और C के ट्रैक्टर्स डबल किए थे। मतलब इनिशियली B के पास 42 का आधा यानी कि 21 ट्रैक्टर्स रहे होंगे, C के पास 24 का आधा यानी कि 12 ट्रैक्टर्स रहे होंगे एंड A के पास 21 प्लस 12 यानी कि 33 प्लस 6 यानी कि 39 ट्रैक्टर्स जो है वो रहे होंगे। तभी जाकर के ये चीजें जो है वो इस तरीके से ही हुई है। तभी जाकर के A ने जो है वो B और C के नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पहले डबल किए, फिर B ने, अब देखो A ने
बी और सी के पहले ट्रैक्टर्स डबल किए, फिर बी ने ए और सी के ट्रैक्टर्स डबल किए, फिर सी ने जो है वो बी और ए के ट्रैक्टर्स डबल किए। इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है वो चली आ रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? हमारा करेक्ट आंसर हो गया 39, 21 एंड 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल नॉर्मल अप्रोच हो गया, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया। इसके अलावा आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन को भी जो है वो यूज कर सकते थे। ए ने बी और सी के ट्रैक्टर्स को जो है वो डबल कर दिया। इट सिंपली मीन्स कि ए के पास बी और सी को कंबाइन करने के बाद भी जितने ट्रैक्टर्स आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा ट्रैक्टर्स है, तभी तो ए जो है वो बी के ट्रैक्टर्स भी डबल कर पा रहा है एंड सी के ट्रैक्टर्स भी जो है वो डबल कर पा रहा है। मतलब इनिशियली जो ए के पास नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है ना, वो ज्यादा होने चाहिए, या तो इक्वल भी हो सकता है तब, सो दैट अगर बी और सी के डबल कर देता है तो ए के पास अज्यूम कर सकते हो दैट ए के सारे ट्रैक्टर्स जो है वो जीरो हो चुके हैं। अब इनिशियली हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, तो ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बी प्लस सी के। करेक्ट? तो इस अगर आप लॉजिक से जाते हो तो आपको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही जो है वो ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी है। वाई? बिकॉज 2 + 1 3, अगेन ये 30 के यूनिट में चला जाएगा, 29 है ए के पास, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन ये भी 21 है एंड ये 40 के लाइन में जा रहा है, इट मीन्स कि 21 जो है वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए, बी एंड सी प्ले अ गेम। To participate in a round of game, each player must first put in ₹100 in a pot. The number who wins the round takes the entire sum of money in the pot at the end of the round, and A, B, C all started the game with ₹400 each. यानी कि A, B and C ने इनिशियली कितने अमाउंट डाला भाई? शुरू में A, B, C तीनों ने जो है, तीनों के पास जो है वो ₹400 है। इस यहां से इन लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया है। ओके, आफ्टर द 8th राउंड ए इज नॉट एबल टू प्ले, यानी कि ए का जो भी अमाउंट है ना वो 8th राउंड में जाकर के खाली हो चुका है, और गेम को खेलने के लिए इनिशियली सबको ₹100 तो डालना ही पड़ेंगे। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ। ओके थिंक ओके, इस 400 को हटा दो, यहां पर हम लोगों को थोड़ा स्पेस चाहिए रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th राउंड। 8th राउंड के पास बाद ए के पास जो है वो पैसे खत्म हो जाते हैं, यानी कि 8th राउंड में जो है वो ए जो है वो पूरी तरीके से हार जाता है। तो सिंपल सी चीज है, 7th राउंड में, ठीक है, आफ्टर द 8th राउंड ए इज नॉट एबल टू प्ले द गेम एनीमोर, यानी कि 8th राउंड के एंड में जो ए है उसके पास ₹0 होते हैं। अब हम लोगों को 5th राउंड के बाद हम लोगों को बेसिकली पूछा गया, यानी कि 6th राउंड के स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में मनी कितना है ए के पास वो पूछा गया है। अब देखो 8th राउंड के बिगिनिंग में ए के पास ₹8th राउंड के बिगिनिंग में ए के पास ₹100 होंगे। ओके, 8th राउंड के एंड में 0 हो गया, तो 7th राउंड के एंड में हमारे पास कितने रुपीज रहे होंगे? ए के पास ₹100 रहे होंगे। उसको जो है उसने 8th राउंड में यूज किया और वो हार चुका है। ठीक है, अब 7th राउंड में ए के पास ₹100 है। ये तभी ये चीज पॉसिबल है जब 6th राउंड में ए के पास ₹200 हो। करेक्ट? बिकॉज अगर आप 6th राउंड में ए के पास अज्यूम करते हो दैट ज्यादा रुपीज है या फिर कम रुपीज है, कम तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज गेम को खेलने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ₹100 तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। इट मीन्स कि ए के पास 6th राउंड के एंड में ₹200 जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, एंड ये ₹200 एक तरीके से एक सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। ये ₹200 ए के पास तभी होंगे जब 5th राउंड के एंड में ए के पास ₹300 होंगे। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो। ए बी सी ऑल स्टार्ट द गेम विथ 400 ईच आफ्टर द 8th राउंड ए इज नॉट एबल टू प्ले। तो फर्स्ट से लेकर के 4th राउंड तक कुछ बार हो सकता है ए जीता भी हो, कुछ बार ए जो है वो हारा भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट 5th राउंड के बाद ए के पास 300 होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के हम लोग जो है वो इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। बी एंड सी के पास कितने अमाउंट हैं वो सब हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, वो सब हम लोग यहाँ से इस मिनिमम इन्फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी 300 हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। ये 300 तभी होगा जब 4th राउंड में उसके पास जो है
वो 400 रुपीज होंगे, बट इसके बाद पॉसिबिलिटी जो है वो चेंजेस होने लगती है, बिकॉज जैसे उसके पास 400 रुपीज आए इट मीन्स कि उसने ऊपर 1 2 3 राउंड में कुछ अमाउंट जीता भी होगा, कुछ अमाउंट हारा भी होगा, बट वो हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। 5th राउंड के बाद उसके पास 300 रुपीज जो है वो बचा रह गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल वॉकिंग थ्रू अ गार्डन, हंसा collected 50 colored leaves, all either maple or oak. She sorted them by category when she got home and found the following. तो पहला पॉइंट हंसा ने क्या फाइंड आउट किया, दैट द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विद स्पॉट्स इज इवन एंड पॉजिटिव, यानी कि एक टाइप का हमारे पास है रेड ओक विद स्पॉट्स। सेकेंड पॉइंट उसने पता किया दैट द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट, यानी कि हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ गया है ओक के विदाउट स्पॉट वाले की, ठीक है, इक्वल्स द नंबर ऑफ रेड मैपल, ये हमारा थर्ड कैटेगरी है, रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट, रेड मैपल भी जो है वो हमारे पास विदाउट स्पॉट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द नॉन रेड ओक लीव्स, ठीक है। आप देखो ओक में भी हमारे पास एक और क्राइटेरिया बन रहा है, रेड एंड नॉन रेड हैव स्पॉट्स and there are 5 times as many of them as there are red spotted oak leaves। मतलब यहां तक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ में आ रही है दैट हमारे पास तो दो तरीके के लीव्स है, पहला जो है वो एक मैपल लीव है, दूसरा जो है वो एक ओक लीव है, ठीक है। इन दोनों के भी अलग अलग क्राइटेरिया है, एक हमारे पास रेड कलर के लीव्स हैं, एक हमारे पास नॉन रेड कलर के लीव है। एंड ये रेड लीव्स भी एंड नॉन रेड लीव्स भी, क्योंकि आप अगर आगे देखते हो देयर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स, यानी कि फोर्थ पॉइंट से मेरे को मतलब ऊपर से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था दैट कि जो रेड वाले हैं ना एंड नॉन रेड वाले हैं ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, स्पॉटेड लीव्स एंड नॉन स्पॉटेड लीव्स, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बेसिक सा टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं सो दैट ये क्वेश्चन हम लोग इजिली अप्रोच कर पाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के लीव्स हैं, पहला है मैपल, फर्स्ट इज मैपल, ओके, एंड सेकेंड इज ओक, ओके। अब इन दोनों में भी हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, रेड एंड नॉट रेड, ठीक है। आई थिंक ये लाइन जो है वो हम लोग जो स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इस मैपल में भी हमारे पास दो कैटेगरी है, रेड एंड नॉट रेड, नॉट रेड, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर रेड एंड नॉन रेड में भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दैट इज स्पॉटेड एंड नॉन स्पॉटेड, यहां पर भी मेंशन कर लो आप, रेड एंड नॉन रेड, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी है, वन इज स्पॉटेड, सेकेंड इज नॉन स्पॉटेड, ओके। नॉट रेड में भी एक स्पॉटेड है एक नॉन स्पॉटेड है, सेम ऑल फोर में, ओके। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए अपने इस टेबल को जो है वो फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर आप पहला पॉइंट रीड करते हो तो हमको पहले पॉइंट में गिवन है द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विथ स्पॉट्स इज इवन एंड पॉजिटिव, यानी कि रेड ओक लीव्स विथ स्पॉट, रेड ओक लीव्स विथ स्पॉट, यानी कि यहां पर जो पार्ट होगा उसको हम लोग जो है वो एक्स से मेंशन कर लेते हैं, लेट्स से यहां पर x है, कंडीशन क्या गिवन है दैट ये जो x है ना वो एक इवन नंबर है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट मुझे बोलता है ऑब्वियसली पॉजिटिव लीव नंबर ऑफ लीव्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट मुझे बोला गया है द नंबर ऑफ रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट, रेड ओक लीव्स विदाउट एनी स्पॉट यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, इक्वल्स द नंबर ऑफ रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट, यानी कि इसको मैं y रख लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स द नंबर ऑफ रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट, रेड मैपल लीव्स विदाउट स्पॉट, यानी कि इसके इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मुझे बोला गया है ऑल नॉन रेड ओक लीव्स, नॉन रेड ओक लीव्स, ओके, नॉन रेड ओक लीव्स, यहां नॉन रेड ओक लीव्स, ठीक है,
हैव स्पॉट्स। ओके, ऑल नॉन रेड ओक लीव्स हैव स्पॉट्स, यानी कि सारे के सारे जो नॉन रेड ओक लीव्स है ना वो इसी क्राइटेरिया में, यानी कि नॉन स्पॉटेड नॉन रेड ओक लीव्स 0 है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, all non-red oak have spots and there are 5 times as many of them as there are red spotted oak leaves. red spotted oak leaves कितने हैं? x है। तो spotted non-red oak leaves इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने हो गया भाई? 5x हो गया। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट में मुझे बोला गया देयर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स दैट आर नॉट रेड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है दैट एग्जैक्टली क्या बोला गया है। देखो, देयर आर नो स्पॉटेड मैपल लीव्स दैट आर नॉट रेड, इसको भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, दैट आर नॉट रेड। ठीक है, तो ऐसे लीव्स की बात हो रही है जो कि रेड नहीं है। ठीक है, मैपल लीव्स में नॉट रेड की बात जो है वो हो रही है, दैट आर नॉट रेड, यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऐसा कोई भी स्पॉटेड मैपल लीव नहीं है जो कि नॉट रेड हो, यानी कि सारे के सारे जो मैपल लीव्स है ना वो हमारे कहीं ना कहीं रेड की कैटेगरी में आ जाते हैं। नॉट रेड में एक भी नहीं, यानी कि सारे के सारे जो है वो रेड में आ चुके होंगे, यानी कि हमारा जो ये स्पॉटेड में नॉट रेड वाला कैटेगरी है ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड आगे मुझे बोला गया देयर आर एग्जैक्टली 6 रेड स्पॉटेड मैपल लीव्स, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्पॉटेड रेड मैपल लीव्स। तो देखो, अगर आपको डाउट हो रहा था दैट 0 यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, तो ये नेक्स्ट पॉइंट से ये भी क्लियर हो गया दैट अगर हमारे पास स्पॉटेड लीव्स रेड में मैपल के साथ 6 है तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा 0 रहने वाला है। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली 22 मैपल लीव्स, टोटल हमारे पास मैपल लीव्स कितने हैं भाई? टोटल हमारे पास मैपल लीव्स हैं 22। ठीक है, that are neither spotted nor red। ओके, आगे का कंडीशन है that are neither spotted not red, यानी कि ये जो एरिया है ना इस टेबल का, यहां पर हम लोगों को 22 फिल करना है। ठीक है, ओके, हमारा टेबल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ वेरिएबल्स आए हैं जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है। हाउ मेनी ओक लीव्स डिड शी कलेक्ट? अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है ये। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मुझे बोला गया है दैट टोटल 50 कलर्ड लीव्स हंसा ने कलेक्ट किए हैं। इट सिंपली मीन्स दैट हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारा इक्वेशन बन जाएगा, आई थिंक मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6 प्लस वाई प्लस 0 प्लस 22 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये मैंने जस्ट इजी करने के लिए सबके सबको एक साथ मेंशन कर दिया। अब आप इनको जो है वो ऐड कर सकते हो, यानी कि ये 5x प्लस एक्स 6x प्लस y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 22 प्लस 6 इज 28 एंड 28 50 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 6x प्लस 2y जो है वो इक्वल टू 22 आ गया, यानी कि अब मैं इसको और भी ज्यादा 2 कॉमन लेकर के सब जगह से कट कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट क्वेश्चन में मुझे पहले ही बोला गया था दैट ये जो रेड स्पॉटेड ओक लीव्स है ना वो इवन नंबर है। ठीक है, यानी कि जो x है ना वो इवन नंबर होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको ये इवन नंबर बोला गया है कि 3x प्लस वाई जो है वो 11 हो रहा है, ये हमारे पास एक इवन नंबर है, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है भाई? x की पहली पॉसिबल वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। रिमेंबर 0 जो है वो एक तरीके का इवन नंबर होता है, बट हम लोग को ये कंडीशन जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर टर्म है अगर ये 0 हो जाता है ना तो नॉन रेड जो है वो 5 टाइम्स है, ये भी जो है वो 0 होना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में काफी ज्यादा मैं कह सकता हूँ डिस्गस्टिंग सा एक सिनेरियो बन रहा है। 5 टाइम्स ऑफ 0 करके क्वेश्चन में क्यों ही बोला जाएगा? करेक्ट। तो फिर नेक्स्ट इवन नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं 2 एंड उसके नेक्स्ट जो हो जाता है 4। तो अगर मैं 4 को भी ले लेता हूं ना तो 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 प्लस वाई 11, ऑब्वियसली फिर y को नेगेटिव होना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ लीव्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बच जाता है दैट x जो है ना वो इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो जब x 2 आ चुका है तो हम लोग जो है वो फाइनल जो वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं। 6 0 22 x इज 2 5x इज 10 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? फिर y की वैल्यू हो जाएगी x इज 2 तो 3 2 6 5, y की वैल्यू कितनी हो गई भाई? y की वैल्यू 5 हो गई। तो ये हमारे पास टोटल सिनेरियो जो है वो बन करके आ गया।
हाउ मेनी ओक लीव्स, ओक लीव्स की अगर मैं बात करूं तो 5 + 2 = 7 एंड 7 + 10 = 17। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 17 हो जाएगा। आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते थे, बट ये हमारा जो है वो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर से इसको ट्राई करना। देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, रामा स्टार्टेड अ क्वेस्ट कर लो ऑफ विजिटिंग टेम्पल्स विथ few coins in his pocket, ठीक है। As soon as he visits any temple, the money in his pocket gets doubled, and on his way out, he donates ₹100 to each temple. Then he visits total 4 temples on his quest. After visiting the last temple, his pocket is empty of all the money. So how many money he had initially approx? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। रामा जो है वो बेसिकली 4 टेम्पल में जाना गया है टोटल, तो आप इसको जो है वो विजुअलाइज कर सकते हो। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टेम्पल्स में फॉर एग्जाम्पल रामा को जाना है। तो जब वो किसी भी टेम्पल में जाता है तो उसका मनी जो है वो डबल हो जाता है, एंड जब वो टेम्पल से बाहर निकलता है तो वो 100 रुपीज जो है वो डोनेशन के तौर पर दे करके आता है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जब ये फर्स्ट वाले टेम्पल में जाने वाला था तब इसके पास जो अमाउंट है ना वो लेट से एक्स अमाउंट है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि जैसे ही वो टेम्पल में एंटर करता है तो उसका अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि जो एक्स है वो इस टेम्पल में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड जब वो बाहर निकलता है तो ये जो अमाउंट है ना उसमें से वो 100 रुपीज जो है वो डोनेट कर देता है। तो ये जो बाहर निकलने के बाद जो ये अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2x - 100, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है 2x - 100, ये टेम्पल सेकंड के लिए, दिस इज टेम्पल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये जो टेम्पल 2 के लिए है वो एंट्री अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब जो रामा है वो सेकंड टेम्पल में एंटर करेगा तो ये जो अमाउंट है ना वो 2x - 100 से इंक्रीज होकर के डबल हो जाएगा। बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 4x - 200, ठीक है। 4x - 200 हो जाएगा। एंड जब ये टेम्पल 2 से बाहर निकलेगा तो ये कितने अमाउंट जो है वो 100 रुपीज डोनेट कर देगा। तो 4x - 200 - 100 यानी कि 4x - 300 अमाउंट ले करके रामा जो है वो निकलेगा, ठीक है। अब जब ये थर्ड टेम्पल में जाएगा तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी कि 4x जो है वो 8x हो जाएगा एंड 300 जो है वो 6x हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली जब रामा फोर्थ टेम्पल की तरफ जाएगा तो 8x - 700, एंड जब वो टेम्पल 4 के अंदर जाएगा तो ये जो 8x है वो 16x माइनस का 1400 जो है वो आ जाएगा। एंड जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो फाइनली उसके पास कितना अमाउंट बचा रह जाएगा भाई, 16x - 1500, ये उसके पास फाइनल अमाउंट बचा रह जाएगा। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रामा जब 4 के 4 टेम्पल से बाहर निकल जाता है तो उसके पास एक भी रुपए नहीं बचते हैं। इट सिंपली मीन्स कि आपको 16x - 1500 जो है वो आपको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली 16x इज इक्वल्स टू 1500 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1500 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी समवेयर अराउंड 93.75 कह लो आप, 93 के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। डोंट वरी, अगर आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में 93 या 94 इतना क्लोज ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 93, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसमें सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड एकदम इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है वो कैट के प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, बट वो क्वांट के सेक्शन में था, बट फिर भी हम लोग इसको लॉजिकल रीजनिंग में भी कर सकते हैं, एक बार कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। 2 trains are on same track and they are coming towards each other. The speed of the first train is 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां पर आपके पास ट्रेन 1 है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन ये है फॉर एग्जांपल, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये दूसरा ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, एंड इसकी ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोला गया है
that a bee starts flying between the trains when the distance between train is 100 kilometers। देखो अब पहले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, इन दोनों ट्रेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का, ठीक है। अब मुझे बोला गया है दैट यहां पर एक बी है, ठीक है। अब ये जो बी है वो क्या करती है, इस बी को अगर आप ध्यान से देखो तो द बी फर्स्ट फ्लाइज फ्रॉम फर्स्ट ट्रेन टू सेकंड ट्रेन, ठीक है। ये बी जो है वो पहले यहां तक जाती है एंड वंस इट रीचेज द सेकंड ट्रेन इट इमीडिएटली फ्लाइज बैक टू द फर्स्ट ट्रेन। इमीडिएटली मतलब आप जो है वो ऐसा अज्यूम नहीं करोगे दैट उसको जो है वहां पर रुकना हुआ या फिर टर्न करते समय कुछ टाइम लगा, वो सब आपको इग्नोर करना है। अब जैसे ही बी जो है वो ट्रेन 1 तक पहुंच जाती है उसके तुरंत बाद बी जो है वो वापस से ट्रेन 1 की तरफ जो है वो चलने लग जाती है, ठीक है। एंड सो ऑन अंटिल द ट्रेन कोलाइड्स। अब देखो जब तक बी जो है वो इस वाले ट्रेन के आसपास पहुंची होगी तब तक ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना ये भी थोड़ा सा जो है वो कम हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत से बी जो है वो अपना पैटर्न रिपीट करती है वापस से, मतलब एक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन जो बी है वो कर रही है। एंड ये कब तक करती है, जब तक कि ट्रेन जो है वो कोलाइड ना कर जाए। ओके, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बी इफ द स्पीड ऑफ द बी इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो बी की स्पीड कितनी है भाई, बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रखा है तो आपको लॉजिक पता होगा। एल्स मैं बता दूं काफी सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें गलती क्या करते हैं, वो लोग लॉन्ग अप्रोच ले लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम देखेंगे दैट बी को ये 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा एंड उतने टाइम में ये जो दूसरी ट्रेन है वो कितना आगे आ चुकी होगी। बेसिकली हम लोगों को बी का एंड ट्रेन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को जरूरत है इन दोनों ट्रेन की। मतलब आप ध्यान से समझो, बी जो है वो तब तक ट्रेवल करेगी जब तक ये दोनों ट्रेन जो है वो कोलाइड ना कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम लोगों को ये चीज पता है दैट रिलेटिव स्पीड जो है अगर डायरेक्शन सेम होता है तो चीजें ऐड होती हैं, स्पीड जो है वो ऐड होता है। आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप रिवाइज कर सकते हो। रिलेटिव स्पीड में इन दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 70 + 50 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपके ट्रेन का रिलेटिव स्पीड हो गया। मतलब ये जो दोनों ट्रेनें जो है ना वो इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ट्रेन जो है वो आपस में कोलाइड कब करेंगी, ये टाइम जो है वो d = st होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ये दोनों ट्रेन जो है वो एग्जैक्टली 0.833 आवर्स के बाद जो है वो कोलाइड कर जाएगी, ठीक है। ये ट्रेन जो है वो 0.833 आवर्स, इसको मिनट वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं बिकॉज हर चीज जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। तो 0.833 आवर्स के बाद ये ट्रेन जो है वो आपस में कोलाइड हो जाएगी। अब आप ये चीज समझो दैट बी ने कितने देर तक ट्रेवल किया है। भाई देखो बी का स्पीड कांस्टेंट है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर है, और बी ने कितना टाइम लिया टर्न करने में या फिर वहां पर जाकर के स्टे किया नहीं किया, वो सब जो है हम लोगों को इग्नोर करना है बिकॉज क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन नहीं है दैट बी ने उधर जाकर के टर्निंग में टाइम वगैरह वो सब कुछ भी हम लोगों को लेना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी के पास केवल और केवल 0.833 आवर्स ही है ट्रेवल करने के लिए, करेक्ट। क्योंकि ये 0.833 आवर्स के बाद तो जो ट्रेन है वो कोलाइड कर जाएंगी, उसके बाद बी जो है वो रुक जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है ये आप सिंपली इस टाइम को यूज करके जो है वो यूज करके निकाल सकते हो। हम लोगों को टाइम पता करना है, d = st, डिस्टेंस पता करना है। स्पीड कितनी है भाई बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एंड कितने टाइम तक बी ने ट्रेवल किया भाई, बी ने 0.833 आवर्स तक जो है वो ट्रेवल किया है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे आर कैंसिल हो जाएगा एंड 80 × 0.833 कितना होता है 66.67 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस था जो कि बी ने कवर किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर 66.67 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। माई बैग कैन कैरी नॉट मोर देन 10 बुक्स, ठीक है। मेरे पास बैग है जिसमें कि मैक्सिमम 10 बुक्स जो है वो मैं कैरी कर सकता हूं। आई मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 बुक ईच ऑफ मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड फिक्शन। ये 4 कैटेगरी की बुक्स हैं जिसमें से मुझे एक बुक तो जो है वो जरूर से अपने साथ कैरी करनी ही करनी है। अब आगे कुछ और कंडीशंस हैं। फॉर एवरी मैनेजमेंट बुक
आई मस्ट कैरी 2 और मोर फिक्शन बुक्स, यानी कि जितनी भी मैनेजमेंट की मैं बुक लेकर के जाऊंगा उसके साथ मुझे 2 फिक्शन की बुक तो जरूर साथ में लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूं दैट मैनेजमेंट की अगर मैं बुक पिक करता हूं ना, तो इसके साथ मुझे 2 या 2 से ज्यादा फिक्शन बुक्स जो है वो साथ में लेकर के जानी पड़ेगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फिक्शन बुक्स। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया है। उसके बाद मुझे बोला गया है दैट फॉर एवरी मैथमेटिक्स बुक, अगर मैं मैथमेटिक्स की बुक लेता हूं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स बुक्स को लेने की वजह से आई मस्ट कैरी 2 और मोर फिजिक्स बुक, यानी कि मैं एक तरीके से मैथमेटिक्स बुक अगर एक लेता हूं तो मुझे 2 या 2 से ज्यादा फिजिक्स की भी बुक जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे आगे क्वेश्चन में बोला गया है आई अर्न 4, 3, 2 एंड 1 पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ मैनेजमेंट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड फिक्शन बुक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आई कैन कैरी इन माई बैग द मैक्सिमम पॉइंट दैट आई कैन अर्न। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे को ग्रुप में 2 कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है दैट मैनेजमेंट के साथ तो मुझे 2 फिक्शन की बुक लेकर के जानी पड़ेगी एंड मैथमेटिक्स के साथ तो 2 फिक्शन फिजिक्स की बुक को लेकर के जानी पड़ेगी। ठीक है, अब हर एक बुक को कैरी करने के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट की बुक कैरी करता हूं, एक मैनेजमेंट की बुक कैरी करने पर मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट की बुक कैरी करने की वजह से 4 पॉइंट्स मिले एंड फिक्शन की बुक को कैरी करने की वजह से मुझे केवल और केवल 1 पॉइंट मिल रहा है, 1 पॉइंट। तो 2 फिक्शन की बुक्स है तो यहां पर मैं केवल और केवल 2 पॉइंट्स जो है वो एक्यूमुलेट कर सकता हूं। तो ये जो पहला सेटअप बन रहा है ना, ये वाला पहला सेटअप, इस सेटअप से मुझे 6 पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, करेक्ट। बट हमारा जो ये सेकंड सेटअप बन रहा है, मैथमेटिक्स की बुक कैरी करने से मुझे केवल और केवल 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, एंड फिजिक्स बुक को कैरी करने की वजह से मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहा है। तो फिजिक्स बुक को अगर मैं 2 पॉइंट्स दे देता हूं तो मेरे पास सेकंड वाला जो ये सेटअप बन रहा है, इस सेटअप की वजह से 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 2 बुक्स है ना तो 4 पॉइंट्स मैं यहां से ले सकता हूं। तो 4 + 3 7 पॉइंट्स। तो अब मुझे पॉइंट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा इस सेकंड वाले ग्रुप के कॉम्बिनेशन को पिक कर सकता हूं, करेक्ट। तो हम लोगों के पास टोटल बुक्स कितनी है भाई, टोटल हमारे पास 10 स्पेस खाली है, 10 बुक्स ही हम लोग जो है वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेकंड वाले ग्रुप को हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो क्या मैं इस सेकंड वाले ग्रुप का कॉम्बिनेशन जो है मैथमेटिक्स प्लस 2 फिजिक्स, क्या हम लोग इस वाले ग्रुप को 3 तक लेकर के जा सकते हैं। मतलब ये टोटल कितनी बुक्स हुई भाई, ये टोटल 3 बुक्स हुई, करेक्ट। मुझे 10 बुक्स तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली मैं इसके 3 ग्रुप जो है वो ले सकता हूं, करेक्ट। नो, वाई, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बोला गया है दैट आप, ठीक है 10 बुक तक तो पहुंचनी है बट आपको एक बुक हर एक सेगमेंट का लेना ही लेना है। इट मीन्स कि मैं मैथमेटिक्स एंड 2 फिजिक्स की बुक का जो कॉम्बिनेशन है वो केवल और केवल 2 ले सकता हूं। ठीक है, ओके, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो ग्रुप है उसको मैं केवल और केवल 2 ले सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कितना ले लिया, 2 कॉम्बिनेशन ले लिया। मतलब मैंने कितने पॉइंट्स जमा कर लिए भाई, 7 पॉइंट्स एक ग्रुप से मिल रहा था, 7 × 2 14 पॉइंट्स अब तक मुझे मिल चुके हैं। अब इसके बाद पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे हाईएस्ट वाला लेना पड़ेगा। हाईएस्ट वाला ऐसा मैंने क्यों किया है, मैंने 3 ग्रुप क्यों नहीं दिए, क्योंकि 3 ग्रुप लेने की वजह से मेरा जो 10 बुक्स का सेट मेरा लाइक लिमिट है वो लिमिट 9 तक पहुंच जाएगी। अब मेरे पास जगह केवल एक बुक की है बट बुक मुझे एक फिक्शन की भी रखनी पड़ेगी, एक मैनेजमेंट की भी रखनी बची हुई है, तो 2 बुक्स बची रह जाएंगी रखने के लिए बट स्पेस केवल एक का होगा। इसलिए हम लोगों को 2 के साथ ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहां से 14 पॉइंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हाईएस्ट पॉइंट मुझे ग्रुप दे रहा है वो दे रहा है मैनेजमेंट एंड 2 फिक्शन के बुक्स की। तो मैनेजमेंट प्लस 2 फिक्शन की बुक्स, इस ग्रुप से मुझे कितना पॉइंट मिल रहा है, ये मैं केवल और केवल 1 रख सकता हूं। इस ग्रुप से मुझे जो है वो 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बुक्स हो गए भाई, 3 बुक्स यहां से, 3 बुक ओके 6 बुक्स यहां से, 3 बुक्स यहां से, तो टोटल जो है वो 9 बुक्स हो चुके हैं। एक और बुक की जगह है तो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाला बुक है मैं उसको पिक कर लेता हूं बिकॉज मुझे पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो क्या मैं मैनेजमेंट पिक कर सकता हूं, नहीं, वाई, बिकॉज मैनेजमेंट पिक करता हूं तो मेरा कंडीशन है दैट 2 फिक्शन की बुक्स लेनी पड़ेगी बट हमारे पास स्पेस केवल एक ही बुक का है।
मैथमेटिक्स भी सेम मैं पिक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैथमेटिक्स के साथ भी मुझे फिजिक्स की बुक्स जो है वो पिक करनी ही पड़ेगी। मैं कोई ऐसी बुक पिक करूंगा जिसके साथ मुझे कोई और बुक पिक करने की जरूरत ना पड़े। वो बुक केवल और केवल दो हैं, जो कि है एक फिक्शन की, एक फिजिक्स की। इन दोनों में ज्यादा पॉइंट्स मुझे कौन दे रहा है? ज्यादा पॉइंट्स फिजिक्स दे रहा है। यानी कि जो लास्ट बुक है वो मैं कौन सी पिक करूंगा? वो मैं फिजिक्स की पिक करूंगा। ठीक है, एंड फिजिक्स को पिक करने की वजह से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं 2। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हो गए भाई? 14 + 6 20, 20 + 2 = 22। तो ये 22 है, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि मैं गेन कर सकता हूं। यहां पर देखो आप, मैंने टोटल 10 बुक्स भी ले लिए, 6 बुक्स यहां से, 3 बुक्स यहां से, 1 बुक यहां से। ठीक है, एंड सारे के सारे कैटेगरी के बुक्स भी जो है वो हमारे बैग में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो, आई होप ये क्वेश्चन भी जो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट अ लॉटरी गिव्स अवे 5 डिफरेंट प्राइजेस टू लकी विनर्स। प्राइज 1 है हमारा 1000 रुपीज ईच, प्राइज 2 है 5000 ईच, प्राइज 3 है हमारे पास 1 लाख ईच, प्राइज 4 है हमारे पास 20,000 ईच, एंड प्राइज 5 कितना है हमारे पास? 5000 ईच। 10 balls numbered from 1 to 10 are randomly picked and distributed among 5 prizes and the following information is known। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 प्राइजेस हैं। हम लोग सबसे पहले प्राइस का जो भी वैल्यू है वो यहां पर मेंशन कर देते हैं, सो दैट हम लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 एंड प्राइस 5। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू क्या क्या है इन सभी प्राइजेस की? प्राइस 1 हमारे पास 1000 रुपीज का है, ओके। प्राइस 1 जो है वो 1000 रुपीज का है, या फिर ये रुपीज का सिंबल रहने देते हैं, क्लियर रखते हैं चीजों को। प्राइस 1 इज 1000 रुपीज, प्राइस 2 इज 5000 रुपीज, प्राइस 3 इज 1 लाख, एंड प्राइस 4 इज 20,000, एंड प्राइस 5 जो है वो कितना है? 50,000। ये हमारे पास टोटल 5 प्राइजेस हैं। एंड क्वेश्चन में बोला गया है दैट मेरे पास 10 बॉल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, एंड उन सभी के सभी बॉल्स को मैंने प्राइस 1 से लेकर के 5 में जो है वो एक तरीके से डिवाइड कर दिया है। एंड कौन से प्राइस में कौन कौन सा बॉल गया हुआ है उसके रिलेटेड हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट 1 कहता है ऑल द बॉल्स सेलेक्टेड इन प्राइस 4। देखो, सबसे पहले जो हमारी बात हो रही है वो प्राइस 4 से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो हम लोग प्राइस 4 को देख लेते हैं। आर मल्टीपल ऑफ द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हम लोगों को पता है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है भाई? सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 3 है। इट मीन्स कि जो प्राइस 4 में बॉल हो सकते हैं ना, वो 3 के मल्टीपल होंगे। मतलब यहां पर आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो दैट यहां पर हमारे पास केवल और केवल 3 पॉसिबिलिटी है। अगेन मैं यहां पर केवल वर्ड पॉसिबिलिटी का यूज कर रहा हूं, जो जो हमारा क्लियर होता जाएगा उसको हम लोग क्लियरली मार्क कर देंगे। प्राइस 4 में हमारे पास जो बॉल्स हैं वो या तो 3 हो सकते हैं, या फिर 3 का नेक्स्ट मल्टीपल 6 नंबर की बॉल हो सकती है, या फिर इसका नेक्स्ट मल्टीपल 9 नंबर की बॉल हो सकती है। इसके आगे नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास जो बॉल्स है ना वो केवल और केवल 10 नंबर तक ही प्रेजेंट है। तो हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी आ चुका है दैट जो हमारे पास प्राइस 4 है वो 3, 6 या 9 हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लू देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लू हम लोगों को बोला गया है दैट देयर आर 2 बॉल्स सेलेक्टेड इन प्राइस 5। प्राइस 5 में हमारे पास केवल और केवल 2 बॉल्स सेलेक्टेड है। बोथ ऑफ देम हैव नंबर्स दैट आर इवन। ठीक है, तो पहले तो P5 में हमारे पास इवन नंबर की पॉसिबिलिटी आ रही है, यानी कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो हो सकते हैं। एंड वन ऑफ देम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सेकंड, मतलब हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों नंबर्स में पॉसिबिलिटी क्या क्या जा रही है वो हम लोग जो है वो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को बोला गया है दैट जो सेकंड नंबर है वो डिविजिबल है एक ऑड नंबर से जो कि 1 से बड़ा है। तो देखो 2 क्या
वन से बड़े ऑड नंबर से डिविजिबल है नहीं, बिकॉज टू का केवल और केवल 1 एंड 2 यही दो जो है वो एक तरीके से 2 को डिवाइड कर सकते हैं। बट 4 को अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है वो 2 एंड 4 से डिवाइड होता है, तो 4 भी वो नंबर नहीं हो सकता है। 6 जो है वो हो सकता है, क्यों? क्योंकि 6 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं भाई? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है एंड 3 कर सकता है एंड 6। तो इसमें जो ये 3 आ रहा है ना, वो एक ऑड नंबर है ग्रेटर देन 1, तो हमारे 6 जो है वो एक पॉसिबल ऑप्शन है सेकंड वाले के लिए। ठीक है, सेकंड वाला जो नंबर है वो 6 हो सकता है, या फिर 10 भी हो सकता है, बिकॉज 10 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं? 1, हमको 1 से बड़ा कोई ऑड नंबर चाहिए तो 5, तो 5 जो है वो एक ऑड नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, तो 6 एंड 10 में से कोई एक नंबर जो है वो सेकंड प्लेस पर होगा प्राइस 5 के लिए। ठीक है, एंड फर्स्ट नंबर पर कौन कौन से हमारे पास पॉसिबिलिटी बच गई है भाई? 2, 4 एंड 8, ये तीनों पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारे पास प्राइस 5 के दोनों बॉल्स की पॉसिबल एक तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। उसके बाद आगे मुझे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन प्राइस 5 डज नॉट एंड विद 0। बहुत ही अच्छा क्लू है ये। इसमें मुझे बोला गया है दैट प्राइस 5 में जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 क्यों आ रहा है भाई? कहीं पर भी आप देखो, इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 नहीं आ रहा है, बट 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। सिमिलरली 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 नहीं आएगा, बट 4 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे 0 आएगा। एंड सेम गोज विद 8। इट सिंपली मीन्स कि 10 तो बिल्कुल भी प्राइस 5 में हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अगर 10 आ गया तो फिर हमारा जो नंबर है वो प्रोडक्ट करने के बाद 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमको हमारा सेकंड नंबर P5 का मिल चुका है, जो कि हम लोग 100% श्योर हो चुके हैं, जो कि नंबर है 6। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस 5 में सेकंड नंबर है वो है 6। फर्स्ट नंबर अभी भी कंफ्यूजन है। फर्स्ट नंबर जो है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट सेकंड नंबर हम लोग कंफर्म हो चुके हैं। अब देखो, अब क्योंकि सेकंड नंबर हम लोगों ने कंफर्म कर दिया है P5 में 6 ही हो सकता है, तो इट सिंपली मीन्स कि 6 जो है वो और किसी भी प्राइस में नहीं आ सकता है। तो इट मीन्स कि P4 में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी उसमें से भी हम लोग जो है वो 6 को रिमूव कर सकते हैं। अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बन चुकी है वो केवल और केवल 3 एंड 9 की बन चुकी है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। ऑल द बॉल्स सेलेक्टेड इन प्राइस 4 आर मल्टीपल ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, देयर आर 2 बॉल्स सेलेक्टेड इन प्राइस 5, बोथ ऑफ देम हैव नंबर दैट आर इवन। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, ओके ये भी हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, सम ऑफ द नंबर्स इन प्राइस 4 इज ग्रेटर देन 10। सम, ओके इसको सम कर लेना, SUM कर लेना। ठीक है, सम होगा, SUM होगा। अब सिंपल सा चीज है, यहां पर जो है प्राइस 4 में कितने बॉल्स हैं ये तो हम लोगों को पहले गिवन नहीं था, बट अब हम लोगों को ये चीज पता है दैट जब हमारे पास ऑप्शन ही 2 बचे हुए हैं 3 एंड 9, एंड इन दोनों को सम करके 12 आ रहा है, ऐड करके 12 आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है दैट अगर इनका सम ग्रेटर देन 12 है, अगर अकेला 3 रहता तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यहाँ पर केवल 3 है, बिकॉज सम 3 हो जाता। अकेला 9 होता तब भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, वाई? बिकॉज जो है वो सम फिर 9 ही रह जाता। इट मीन्स कि हमारे पास प्राइस 4 के भी दोनों क्लियर आंसर्स आ चुके हैं दैट प्राइस 4 में हमारे पास 2 बॉल्स हैं, फर्स्ट बॉल इज 3 एंड सेकंड बॉल इज 9। ये दो भी जो है वो मेरे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अब 3 कहीं और पर भी नहीं आएगा एंड 9 जो है वो भी कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो P5 में हमारे पास फर्स्ट नंबर के लिए पॉसिबिलिटी है 2, 4 एंड 8 की। P4 हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक तरीके से सुडोकू पजल आप इसको जो है वो समझ सकते हो। इस तरीके से ये चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग क्लू देख लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर प्राइस 2 इज 5। प्राइस 2 की अब बात की जा रही है, तो देखो प्राइस 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। प्राइस 2 में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है बिकॉज 3 ऑलरेडी हो चुका है वहां पे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 6 नहीं हो सकता है बिकॉज 6 ऑलरेडी आ चुका है, एंड 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। ये हमारे पास प्राइस 2 में कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे क्लू में बोला गया है, ऑप्शन इस पॉइंट में बोला गया है दैट सम ऑफ 2 नंबर्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर प्राइस 2 इज 5। तो जो सम है ना वो 5 होना चाहिए। इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास 1, 2 हो नहीं सकता है, ठीक है, एंड 5 से बड़े वाले को भी जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा। एल्स जो हमारे पास देखो सिंपल सा मुझे ये चीज बोला गया है दैट प्राइस 2 में केवल और केवल 2 ही नंबर सेलेक्टेड है एंड उन दोनों का जो सम है वो 5 से बड़ा है।
तो ऑब्वियस चीज है, हमारे पास 7 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, 8 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, एंड 5 को भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग एक बॉल को 5 ले लेते हैं तो दूसरा बॉल अगर स्मॉलेस्ट 1 भी ले लेते हैं तो 5 + 1 6 हो जाएगा, जो कि 5 से ज्यादा है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन भी जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो सेकंड प्राइज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास अभी तक के लिए आ रहे हैं प्राइज 2 में। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखो सम जो है, ओके अब देखो इस 3 में से हम लोगों को 2 को सिलेक्ट करना है। सम जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या, सम ऑफ 2 नंबर सेलेक्टेड फॉर द प्राइस 2 इज 5। अब आप ध्यान से देखो, ये 2 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 2 के साथ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप 2 के साथ 1 को ऐड करते हो तो 3 होता है, 2 के साथ 4 को ऐड करते हो तो 6 होता है। इट मीन्स कि 2 तो हमारा ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। एक लौता ऑप्शन हमारे पास बचा 1 एंड 4, यानी कि प्राइस 2 में जो 2 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 4। तो मैं यहां पर भी क्लियर हो चुका हूं दैट प्राइस 2 में जो 2 नंबर्स हैं वो है 1 एंड 4। अब जब 4 हमारे प्राइस 2 में आ चुका है, इट मींस कि प्राइस 5 के ऑप्शन से हम लोग इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। 4 जो है वो प्राइस 5 के फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ सकता है। मतलब अब हमारे पास प्राइस 5 में केवल और केवल 2 ही ऑप्शन बच गए हैं, जो कि है 2 या फिर 8। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। 6th क्लू हम लोगों को बोला गया है दैट ओनली 1 बॉल इज सेलेक्टेड फॉर प्राइस 3। ओके, प्राइस 3 में केवल और केवल एक ही बॉल है, एंड वो बॉल कौन कौन सा हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10 हो सकता है। इनमें से हमारे पास कोई एक पॉसिबिलिटी बन रही है प्राइस 3 की। ओके, तो देख लेते हैं। ओनली 1 बॉल इज सेलेक्टेड फॉर प्राइस 3। ठीक है, केवल एक ही स्पेस है हमारे पास, विच इज द सेम एज, ओके सम लिखा हुआ है, इसको SUM कर लेना भाई हर जगह पर। ठीक है, which is same as sum of numbers that were selected for prize 5। प्राइज 5 के लिए जो भी नंबर सेलेक्ट किए गए हैं ना, उनका सम है। अब देखो प्राइज 5 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो मैं एक प्राइज 5 की बात कर लूं तो पहला बॉल में 2 ले लूं, दूसरा बॉल में 6 ले लूं। दूसरा बॉल तो कंफर्म है ना। या फिर पहला बॉल में 8 ले लूं, दूसरा बॉल में 6 ले लूं। 6 तो कंफर्म है, बट इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 6 + 2 8 हो जाता है। एंड यहां पर 6 + 8 कितना होता है भाई, 6 + 8 इज 14। इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास अगर इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो हम लोग 8 को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 नंबर की बॉल तो हमारे पास है ही नहीं। करेक्ट, 14 नंबर की बॉल्स हमारे पास बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास 8 नंबर की बॉल प्रेजेंट है। इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास प्राइस 5 में भी जो दूसरा नंबर है 2 है वो हमारे पास सेलेक्ट हो गया, 8 जो है वो रिमूव हो गया। इट सिंपली मीन्स कि प्राइस 5 में जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर था वो था 2। ठीक है, एंड प्राइस 3 में जो नंबर था वो था 8। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्लियर हो चुका है, एंड ये सब हम लोगों को ऑप्शन जो है वो अब रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे फाइनल क्लू बोला गया है, ऑल द रिमेनिंग बॉल्स आर सेलेक्टेड फॉर P1। तो रिमेनिंग बॉल्स कौन से हैं भाई, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 रिमेनिंग है, 6 हो गया है, 7 रिमेनिंग है, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 रिमेनिंग है। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्वेश्चन के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हुआ फाइनल हमारे पास आंसर जो है वो टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, बिकॉज आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखो ये हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चंस को लेकर के एंड रीड करके एज इट इज जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको हम लोग जो है वो पुट करते गए, हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये अप्रोच को नहीं यूज किया। बट जनरली अगर छोटे टेबल होते हैं तो वैसे में आप जो है वो इस तरीके से जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन 5 के 5 जगह पर जो है वो आप सारे के सारे नंबर्स को एक तरीके से मेंशन कर दोगे, एंड जो जो क्वेश्चन में बोलता चला जा रहा है उसको जो है वो आप एक तरीके से कट करते चले जाओगे। ये भी एक ऑप्शन है, बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, एंड आपको एक्स्ट्रा हो सकता है 4-5 मिनट जो है वो आपके एग्जामिनेशन में लग जाए। बट ऑब्वियसली वी नो दैट LRDI में हम लोगों को 100 परसेंटाइल में जाने के लिए या फिर 90+ परसेंटाइल जाने के लिए सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। ये पूरा जो गेम होता है LRDI का वो एक तरीके से सेलेक्टिव बेस्ड होता है। मतलब आप कौन से इजी सेट को या फिर अपने लेवल के अकॉर्डिंग सेट को पिक करके सॉल्व कर पाते हो। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल
और 4 में से अगर आपने एक सेट को दो पिक कर लिया एंड पूरा का पूरा अपना टाइम जो है वो उन्हीं दो सेट्स को दिया, तो ऑब्वियसली लाइक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो दैट आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ ऑल द बॉल्स सेलेक्टेड फॉर प्राइस P1। तो हम लोगों को P1 के प्राइस के लिए सब सारे नंबर्स जो है वो उनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 5 है, 7 है एंड 10 है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, 5 इंटू 7 इंटू 10 यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाई 10 350। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कितना, 350। देखो क्वेश्चन में बस आपको ये टेबल जो है अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद की चीजें आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाती है, बिकॉज इसके बाद कुछ बचा नहीं रह जाता। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के रहते हैं, बस आपको ये जो पजल है वो सॉल्व करना रहता है। फॉर विच प्राइज वॉज द मैक्सिमम अमाउंट वॉन। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम अमाउंट वॉन में जल्दबाजी में स्टूडेंट जो है वो या तो P1 को सिलेक्ट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर 3 बॉल्स दिखाई दे रही हैं, या तो फिर P3 को सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर अमाउंट का जो प्राइस मनी है वो सबसे ज्यादा है 1 लाख रुपीज। बट आप ये चीज ध्यान से देखो दैट भले ही यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपीज गिवन है, बट ये जो प्राइस है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं ये तो हम लोगों को नहीं पता ना। हो सकता है P3 भले ही 1 लाख का प्राइस दे रहा हो, बट यहाँ पर केवल और केवल लेट से 10 लोग जो है वो ही P3 का प्राइस जीते हैं। बट ये जो P1 है ना, फॉर एग्जाम्पल ले लो 1000 पीपल जो है वो P1 का प्राइस जीते हैं, तब तो ऑब्वियसली P1 का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बट क्योंकि हम लोगों को ये भी नहीं पता है दैट प्राइस बटे कैसे हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल इंसान को 1000 रुपीज मिला है या फिर इंडिविजुअल इंसान को जो है वो नंबर ऑफ बॉल के अकॉर्डिंग मिला है या फिर टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर है वो ना तो P1 होगा ना ही P3 होगा। P2 तो हमारे किसी भी एंगल से आ नहीं रहा था। हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज यहां पर जो डेटा है वो इनसफिशियंट है। ठीक है, इनसफिशियंट डेटा होने की वजह से ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ नंबर्स ऑफ विच प्राइस इज ऑड। कौन से प्राइस का सम ऑफ द नंबर जो है वो ऑड आ रहा है। तो देखो प्राइस 1 में अगर आप ऐड करते हो तो 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 10 इज 22। तो ये एक इवन नंबर है। 4 + 5 ये एक ऑड नंबर है। 8 जो है वो अपने आप में इवन है। 9 + 3 12, 6 + 2 8। तो हमारे पास एक लौता प्राइस जो है वो P2 जिसके नंबर्स को ऐड करने पे आपको जो है वो एक ऑड नंबर मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस P2। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिक लॉजिक में हम लोग इतना ही रखते हैं। छोटा सा ही टॉपिक था बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत जो है वो क्वांट बेस्ड एलआर का जो है वो थोड़ा बहुत यूज होने लगता है। अगर हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वांट बेस्ड पजल भी जो है वो कवर कर सकते हो। एक अच्छा खासा आपका जो है वो प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। एंड इसके बाद हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोग कुछ टाइम के बाद देख लेंगे दैट किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।